गुड मॉर्निंग बच्चों। एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस सेशन का। पहला क्वेश्चन, द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीपीटी आर ड्यू टू। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीपीटी आर ड्यू टू ऑप्शन ए है पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, ऑल। तो इसमें पूछा गया है आपका कि डीपीटी जो वैक्सीन आप लगाते हो, जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, तो कौन सी ऐसी वैक्सीन को लगाने से न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस या सभी? देखिए, आपको हम बता दें कि डीपीटी जो वैक्सीन होती है उसमें से जो पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है, आपने सुना होगा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, 3 वैक्सीन के नाम सुने होंगे। तो जो पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है आपकी, पर्ट्यूसिस सभी को मालूम है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जो वुपिंग कफ होती है आपकी, और टिटनेस। तो पर्ट्यूसिस जो वैक्सीन दी जाती है उसमें से जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दिखा जाता है तो कौन सी होती है आपकी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस, क्योंकि जो बच्चा 6 साल से कम का होता है, मोर देन 6 ईयर, अगर बच्चा 6 साल से क्या है, जब बच्चा मोर देन 6 ईयर का हो जाए तो भी आपको डीपीटी वैक्सीन नहीं देना है। और अगर बच्चे में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो देखो, ये नर्वस सिस्टम का अफेक्ट बताया गया, क्योंकि देखिए पर्ट्यूसिस जो वैक्सीन होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे अफेक्ट करती है? आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, जिसमें नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली जो वैक्सीन होती है कौन सी होती है? आपकी पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है। ठीक है, जिस बच्चे को न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको हमको डीपीटी वैक्सीन नहीं देना, उसमें क्या देना है आपको? डीटी वैक्सीन देना है। कौन से वैक्सीन को देना है? डीटी, डिप्थीरिया, टिटनेस का वैक्सीन आप दे सकते हो। और जो बच्चा मोर देन 6 ईयर वाला होगा, जो बच्चा मोर देन 6 ईयर वाले बच्चे को भी क्या करना है? डीपीटी वैक्सीन नहीं देना है, उसको केवल क्या देना है? डीटी वैक्सीन देना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द सैंपल कैन बी यूज टू आइसोलेट पोलियो वायरस अर्लीस्ट। इसमें से हमको कौन सा किसका सैंपल लेना है जिसमें से हम क्या करते हैं, पोलियो वायरस को जल्दी से आइसोलेट कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है, इसमें पोलियो वायरस है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्टूल, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी थ्रॉट, ऑप्शन डी CSF। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोलियो वायरस को आइसोलेट करने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्टूल। देखिए, स्टूल में हम क्या करते हैं, इस सैंपल से पता कर लेते हैं कि इसको पोलियो वायरस है कि नहीं, क्योंकि ना तो हम ब्लड से पता कर सकते हैं, ना तो थ्रोट स्वैब कल्चर से, क्योंकि थ्रोट कल्चर से आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को आप पता कर सकते हो। ठीक है, जिसमें से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपका जैसे डिप्थीरिया हो गया। CSF फ्लूइड तो नर्वस सिस्टम में होने वाले अफेक्ट को बताता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, आपका ब्रेन का जो सिस्टम है, अगर उसमें कोई अफेक्ट है तो आप CSF कलेक्शन से क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है पोलियो वायरस को आइसोलेट करने के लिए, तो किससे करते हैं? हम स्टूल से करते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो 4 वीक से लेके 8 वीक का टाइम होता है। मतलब देखने को कब तक मिलेगा, कब तक स्टूल में प्रेजेंट रहेगा वायरस, कब तक प्रेजेंट रहेगा आपका? 8 वीक तक वायरस प्रेजेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो पोलियो वायरस है वो केवल 8 वीक तक इसमें देखने को मिलता है स्टूल में। समझ में आया? और इसके बाद क्या होता है, जो 4 वीक होता है, 4 to 8 होता है, बेस्ट टाइम होता है किसको? पोलियो वायरस को डिनोट करने के लिए। समझ में आया? पोलियो वायरस सबसे पहले क्या करता है, हमारे एलिमेंट्री सिस्टम को अफेक्ट करेगा, उसके बाद जाके लिम्फेटिक सिस्टम को वायरेमिक करेगा, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके नर्वस सिस्टम को न्यूरोलजिया कॉज करेगा, न्यूरल सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो ये होता है पोलियो वायरस का इन्वॉल्वमेंट इन द बॉडी में किस प्रकार से पोलियो वायरस अफेक्ट करता है जाके, तो इस तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ में आया? पोलियो डिसीज सभी को मालूम है, पोलियो वायरस से होने वाला इन्फेक्शन होता है। और ये किसको अफेक्ट करता है? स्पेशली रूप से पैरालाइसिस क्रिएट करता है बॉडी में। समझ में आया? और स्पेशली रूप से कहाँ पे अफेक्ट करेगा? सबसे पहले नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मंडे मॉर्निंग फीवर इज कॉमन नेम एस्बेस्टोसिस, बैगोसिस, बिजनोसिस, या तो फिर आपका लास्ट में दिया है क्या? मैड हैटर डिसीज। तो इसमें आपको बताना है कि जो मंडे मॉर्निंग फीवर होता है आपका, तो किसको हम बोलते हैं? तो एस्बेस्टोसिस सभी को मालूम है। एस्बेस्टोस से होने वाला जो आपका एस्बेस्टोसिस जो डिसीज होती है आपकी। और इसके पास बैगोसिस मतलब शुगर केन जो डस्ट होता है, अगर उससे अगर कोई होने वाला जो डिसीज होता है वो होता है आपका बैगोसिस। उसके बाद मंडे मॉर्निंग फीवर किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं बिजनोसिस को। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिजनोसिस जो डिसीज होती है वो होती है कॉटन डस्ट से। समझ लीजिएगा, कॉटन डस्ट से होने वाली जो डिसीज है वो होता है आपका बिजनोसिस। और बैगोसिस मतलब होता है शुगर केन से होने वाला जो डिसीज होता है। और ये सारी डिसीज क्या होती है? लंग्स डिसीज होती है, जो जाके लंग्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा लास्ट में दिया हुआ है मैड हैटर डिसीज। जब क्रोनिक एक्सपोजर, आप सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा
इफिथिज्म ने क्या किया था, इफिथिज्म नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था मैड हैटर डिसीज को। मैड हैटर मतलब होता है हैट यानी होता है कैप जैसा, और कैप क्यों बोला गया, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को जाके, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है, और स्पेशली रूप से जो ज़्यादा मरकरी के एक्सपोज में रहता है, जो जैसे मरकरी की फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, अगर वो बार बार उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करता है ये जाके डिसीज, जो कि स्किन में पैचेस, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें, सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, और क्रोनिक पॉइजन की वजह से होता है। मरकरी का क्रोनिक पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, मैड हैटर डिसीज कॉज होता है। किसी को समझ में आया? तो मंडे मॉर्निंग फीवर किसको बोलते हैं हम? बिजनोसिस को बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजीज एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। 5 क्लीन जो प्रैक्टिस होती है एलिमिनेट करने के लिए नियोनेटल के लिए, जो टिटनेस के होने के लिए अगर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्लीन प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है? 5, तो इसमें से एक को छोड़कर। तो सबसे पहले देखिए, बच्चे को टिटनेस ना हो इसके लिए क्लीन प्रैक्टिस हम यूज करते हैं, जिसमें से 5 क्लीन प्रैक्टिस यूज की जाती है। तो इसमें से किसी एक को छोड़कर, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए सभी को मालूम है कि अर्ली प्रेगनेंसी में मदर को हम टीटी के 2 वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, अगर कब कब लगाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 डोज लगता है। सबसे पहले तो देखो अर्ली प्रेगनेंसी में लगता है, उसके बाद देन 4 वीक में ही लगता है। आप जो फर्स्ट डोज देते हो उसके 4 वीक मतलब 1 मंथ के बाद ही क्या होता है, सेकंड डोज, मतलब 2 डोज टीटी के लगते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नियोनेट को किसी प्रकार का टिटनेस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मदर को टिटनेस का वैक्सीन देते हैं। अब इसके बाद पूछा गया है कि 5 जो प्रैक्टिस हो, पहला तो होता है क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट, न्यू ब्लड फॉर कटिंग द कॉर्ड, या क्लीन एयरवे। तो एयरवे क्लियर करने का तो देखिए ये तो होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी का, तो ब्रीथिंग से कोई रिलेटेड आपका कोई भी रिलेशन टिटनेस से नहीं है, तो यही होगा आपका एक्सेप्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप सरफेस को क्लीन करते हो, डिलीवरी सरफेस को पूरा क्लीन करते हो, जो अटेंडेंट वहां पे होते हैं उनका हैंड वॉश होना चाहिए, ठीक है, क्लीन होना चाहिए हैंड्स। न्यू ब्लड कटिंग कॉर्ड, अम्लाइकल कॉर्ड को अगर आप कट करते हो तो न्यू ब्लड का ही आपको यूज करना है। तो इस तरह से क्या है, ये सारे प्रैक्टिस होते हैं नियोनेट के लिए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्लीन एयरवे इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंटेन कंपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सो इन फोटोग्राफ इन द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डोज। जो आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो डोज देते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, जो आप यूज करते हो ड्रग्स का, तो उसका कंटेन कितना होता है ये आपको बताना होगा। तो 15 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन का लेवल होता है कि 30 माइक्रोग्राम, या 30 माइक्रोग्राम या 150 माइक्रोग्राम होता है एस्ट्रोजन का लेवल। तो आपको एस्ट्रोजन का लेवल बताना है तो कितना होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रोजन होता है 30 माइक्रोग्राम, और 150 माइक्रोग्राम मतलब 150 माइक्रोग्राम होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फीटस बाई मैटरनल रूबेला मैक्सिमम इफ मदर गेट्स इन्फेक्टेड। देखिए मैटरनल रूबेला मैक्सिमम इफ मदर गेट्स इन्फेक्टेड, सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है मदर से बच्चे में रूबेला होने के जो चांसेस होते हैं, कौन सी वीक की प्रेगनेंसी में होता है ये आपको बताना होगा। 6 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 to 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 32 to 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फीटस बाई मैटरनल रूबेला मैक्सिमम इफ मदर गेट्स इन्फेक्टेड इन, सबसे ज़्यादा रिस्की अगर होता है तो आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है आपका। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक का होता है, ध्यान रखना है आपका। तो जो 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है आपकी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो 3 मंथ का होता है, स्टार्टिंग का जो 3 मंथ होता है उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे 3 मंथ का होता है 6 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको हम एक रेशियो बता देते हैं जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि अगर लेस देन 11 to 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो मदर को देखो 90% केवल चांसेस रहेंगे। लेकिन वहीं पे हम बात करें फीटस को, जो बच्चा है फीटस को कितना अफेक्ट करेगा, तो 100% उसको अफेक्ट कर देगा 11 to 12 वीक की प्रेगनेंसी में। मतलब अगर 11 लेस देन 11 से अगर कम वीक की प्रेगनेंसी है तो 90% मदर को चांसेस रहेंगे, लेकिन 100% बच्चे को अफेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो रूबेला होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कौन से वीक में प्रेगनेंसी में होगा, 6 to 12 वीक की प्रेगनेंसी में होगा, ध्यान रखना है आपको। वहीं पे 11 to 16 वीक में होगा केवल 53% मदर को होगा, और केवल 3% बच्चे को अफेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। और मोर देन आपका 27 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाए, मोर देन 27 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाएगी मान लीजिए, तो सबसे ज़्यादा होता है मदर को 57% और बच्चे को केवल 0%, मतलब एक भी अफेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मदर को अफेक्ट ज़्यादा कब करता है, जब लास्ट टाइम का प्रेगनेंसी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की बच्चे और माँ को दोनों को कब रहता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट टाइमेस्टर की प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फीटस बाई मैटरनल रूबेला मैक्सिमम ऑफ मदर
गेट्स इन्फेक्टेड इन 6 to 12 वीक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलता है टाइफॉइड फीवर में। टाइफॉइड फीवर क्या होता है तो सभी को मालूम है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, ये डिसीज कॉज होती है। अब आपको बताना है इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो रिलेटिव ब्राडिकार्डिया, ब्राडिकार्डिया सभी को मालूम है, टकीकार्डिया और ब्राडिकार्डिया, जब हार्ट रेट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, जब हार्ट रेट कम हो जाता है तो ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है, ऐसा साइन देखने को मिलता है, वो रिलेटिव ब्राडिकार्डिया किसमें देखने को मिलता है, टाइफाइड में। क्योंकि बार बार देखिए टाइफाइड भी एक प्रकार का डायरिया का टाइप्स होता है, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड क्या होता है, डायरिया का, जिसमें पी सूप डायरिया होता है। आपने कॉलरा पढ़ा होगा, डायरिया पढ़ा होगा। तो जो टाइफाइड होता है डायरेक्ट जाके किसको अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जो अल्सर फॉर्म कर देता है, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर ड्यूरेशन देखें तो ड्यूरेशन सिम्टम कब कब देखने को मिलता है, 2 वीक में इसके सारे सिम्टम क्या होते हैं, शो अप होने लगते हैं। डायकोटिक पल्स भी हो जाता है इसमें। डायकोटिक पल्स होगा किसमें, टाइफाइड फीवर में होगा आपका। रेड स्पॉट हो जाएंगे, रोज स्पॉट हो गए आपके। रोज स्पॉट मतलब रोजी स्पॉट कैसे, चेस्ट में, ट्रंक में, ये सारे क्या होते हैं, जब टाइफाइड फीवर ठीक नहीं होता है तो कैसे स्पॉट बनते हैं आपके, रोज जैसे स्पॉट बन जाते हैं बॉडी में। समझ में आया। और क्या होगा आपका, ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है किसमें, आपका टाइफाइड फीवर में। तो ध्यान रखना है आपको कि और रिलेटिव ब्राडिकार्डिया का दूसरा नाम होता है फगेट साइन। फगेट साइन भी हम किसको बोलते हैं आप का, अगर रिलेटिव ब्राडिकार्डिया अगर बोलता है तो इसका दूसरा नाम होता है फगेट साइन, ध्यान रखिएगा। और ये सारे सिम्टम किसमें देखने को मिलते हैं, टाइफाइड फीवर में। समझ में आया। 15 ड्यूरेशन होता है आपका इसका, 15 डेज इसका ड्यूरेशन होता है आपका, 15 दिन का ड्यूरेशन होता है टाइफाइड फीवर का। लेकिन अगर 15 डेज नहीं होता है तो 30 डेज भी जाता है। मोर सीवियर, अगर सीवियर टाइफाइड फीवर अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो मोर देन 1 मंथ तक भी इसका क्या होता है, ड्यूरेशन देखने को मिलता है। समझ में आया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और देखिए ये सारे जो आपके जो डिसीज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके वाटरी डिसीज होते हैं। वाटर से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है, स्पेशली रूप से वाटर और फूड का इन्फेक्शन होता है टाइफाइड फीवर में। तो अगर इन्फेक्टेड वाटर या फूड कोई पर्सन अगर लेता है तो टाइफाइड फीवर होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया। फीको ओरल रूट्स होता है इसका। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स। इसके बाद हम देखेंगे डिहाइड्रेशन इन ए चाइल्ड विद डायरिया, थर्स्ट, प्रेजेंट टीयर्स एब्सेंट। पूछा जा रहा है कि बच्चे में अगर डायरिया हो रहा है, ठीक है, और थर्स्ट, उसको प्यास तो लग रही है, डायरिया अगर हो रहा है उसको प्यास तो लग रही है, लेकिन उसका टीयरिंग क्या है, एब्सेंट है। टीयर्स क्या, देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग समझना होगा। डायरिया जब किसी बच्चे को होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सारे बच्चों में होती है, लेकिन एक कंडीशन बताई है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की। आपको ध्यान रखना है कि माइल्ड की कंडीशन तब जब आएगी जब किसी भी बच्चे में 0.3% अगर किसी को डायरिया अगर हो रहा है तो वो माइल्ड फ्लूइड लॉस हो रहा है। ध्यान रखिएगा क्या हो, आपको क्वेश्चन समझना होगा कि इसमें क्या हो, 0.3% अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है। ध्यान रखिएगा डिहाइड्रेशन में डायरिया कैसे होता है, अगर 0.3% अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वो होता है आपका थर्स्ट तो रहेगा, प्यास तो लगेगी, लेकिन टीयरिंग क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो ये पूछा जा रहा है। तो अगर 0.3 फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसका टीयरिंग क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, वो एब्सेंट नहीं होगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका टीयर अगर एब्सेंट है तो किस में होगा, मॉडरेट लेवल में होगा, सीवियर में होगा कि माइल्ड में होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि थर्स्ट प्रेजेंट, टीयर्स एब्सेंट। थर्स्ट प्रेजेंट होता है, प्यास तो होती है, लेकिन टीयरिंग किसमें एब्सेंट हो जाता है। टीयरिंग मतलब लूज मोशन का पास आउट होना, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट्स को डायरिया अगर हो रहा है तो 0.3% अगर हो रहा है फ्लूइड लॉस तो टीयरिंग प्रेजेंट रहेगी, सभी को मालूम है। लेकिन जब बच्चे में 4 to 7% फ्लूइड लॉस हो चुका है, 4 to 7% बॉडी का, क्योंकि सभी को मालूम है 10% आपका 90% बॉडी फ्लूइड से बना हुआ, लेकिन अगर 4 to 7% फ्लूइड लॉस हो गया है मतलब वो किस कंडीशन में चला जाएगा, मॉडरेट में चला जाएगा। सीवियर अगर 7 to 10% क्या होता है, बॉडी से अगर फ्लूइड लॉस हो चुका है, ठीक है, तो वो सीवियर में जाएगा। लेकिन टीयरिंग कहाँ पे एब्सेंट हो जाती है आपकी, तो टीयर आपको ध्यान रखना है वो मॉडरेट में चला जाता है। आपका टीयर वाली जो प्रोसेस होती है, मतलब लूज मोशन पास आउट होने की जो प्रोसेस होती है, उसको प्यास तो बहुत तेज लगेगी, इतना ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन उसकी जो टीयरिंग प्रोसेस हो रही है, मतलब लूज मोशन पास आउट होना, वाटरी फॉर्म में जो लूज मोशन पास आउट होता है वो क्या होता है, जो टीयर होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से एब्सेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मॉडरेट कंडीशन कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ नॉन इम्यूनाइज्ड डिप्थीरिया कॉन्टैक्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अगर कोई पेशेंट, मान लीजिए अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई मतलब ऐसा बच्चा आ गया या ऐसा मतलब पर्सन आ गया जिसको डिप्थीरिया का इम्यूनाइजेशन नहीं लगा है, टीका नहीं लगा है, तो इसमें से सभी जो रीजन दिए गए हैं होंगे उसके मैनेजमेंट में, लेकिन एक को छोड़कर एक नहीं होगा, ये बताना है आपको। तो पहला इसमें पूछा गया है प्रोफिलैक्टिक पेनिसिलिन,
सिंगल डोज ऑफ टॉक्साइड, डेली थ्रॉट एग्जामिनेशन, वीकली थ्रॉट स्वैब एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन का तो कोई रोल ही नहीं है, एग्जामिनेशन तो होता है जब डिसीज की कंडीशन प्रेजेंट हो जाती है तो क्या करना है, हमको उसको वीकली एग्जामिनेशन करना है। लेकिन इसका होगा सिंगल डोज ऑफ टॉक्साइड आप दे सकते हो। अगर किसी पर्सन को मान लीजिए कि डिप्थीरिया, आपको सभी को मालूम है कि डिप्थीरिया डिसीज होती है तो येलोइश या ग्रीनिश कलर का क्या होता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स हो जाता है, स्यूडो मेम्ब्रेन बना लेती है डिप्थीरिया में। उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रॉट स्वैब कल्चर करते हैं, ये सभी को मालूम है। क्योंकि जो कल्चर किया जाता है इसमें क्या पूछा गया है आपको कि सारे प्रॉब्लम होंगे। नॉन इम्यूनाइज जो डिप्थीरिया वाला पर्सन है, अगर उसको मैनेजमेंट करने के लिए जाते हो आपको, तो ये भी होगा आपका कि आप वीकली उसका कल्चर करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि डिप्थीरिया का उसको इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, डेली थ्रॉट स्वैब कल्चर करोगे तो पता चलेगा आपको। प्रोफिलैक्टिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अगर आप दोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मतलब डिप्थीरिया का, तो ये सारे उसके मैनेजमेंट में आएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब होता है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। आपको देखना है कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं होगा उसके मैनेजमेंट में, तो होगा सिंगल डोज टॉक्साइड। क्योंकि टॉक्साइड क्या होती है, एक प्रकार की आपकी टॉक्साइड वैक्सीन अलग होती है जो कि टिटनेस में दी जाती है। ठीक है, टॉक्साइड जो वैक्सीन होती है वो किस में दी जाती है, आपकी टिटनेस में दी जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका डिप्थीरिया के बारे में, तो डिप्थीरिया क्या होती है आपकी, किसमें हम देंगे, सिंगल डोज इसमें नहीं होगा, आपका कहलाएगा जो मैनेजमेंट में। तो आपको डोज देने से वो कंप्लीट, क्योंकि जो टाइमिंग हो गया है इम्यूनाइजेशन का वो काफी टाइम हो गया, आपको केवल मैनेजमेंट करना है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट करने के लिए हमको पेनिसिलिन देना होगा, या तो फिर उसमें उसका कल्चर करेंगे हम, डेली उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम कम हुई कि नहीं हुई, तो उसको ऑब्जर्व करना है हमको थ्रॉट स्वैब कल्चर के थ्रू। समझ में आया। और वीकली हमको क्या करना है, उसका एग्जामिनेशन करना है। और आपको देखने के लिए ध्यान रखना है कि डिप्थीरिया में क्या होता है, येलोइश या ग्रीनिश कलर का फेरिंग्स और लैरिंग्स में क्या बन जाती है, एक प्रकार की लेयर, मेम्ब्रेनिस लेयर बन जाती है, ध्यान रखिएगा। वो क्या कहलाता है, आपका डिप्थीरिया कहलाता है, ध्यान रखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हम ये नहीं करते, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट मतलब होता है नहीं, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, उसको करना। समझ में आया। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ 100 डेज कफ। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ 100 डेज कफ, आरएनए पैरामिक्सोवायरस, वायरियोला वायरस, ब्रोटेरा पर्टुसिस या वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो आपको बताना है कि जो 100 डेज कफ होता है, 100 डेज कफ क्या है इसका, तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए 100 डेज कफ हम बोलते हैं किसको, पर्टुसिस को बोलते हैं। समझ में आया, किसको बोलेंगे, पर्टुसिस को, जो किससे फैलता है, आपका ब्रोटेला पर्टुसिस से फैलता है। तो इसका वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है वूपिंग कफ, कुकर खांसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वूपिंग कफ इसका दूसरा नाम है। 100 डेज कफ को हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ। और 100 डेज कफ या तो ब्रोटेला पर्टुसिस के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज फैलता है। समझ में आया। तो 100 डेज कफ किसको हम बोलते हैं, ब्रोटेला पर्टुसिस को। नेक्स्ट जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पैरामिक्सोवायरस तो आपका मीजल्स हो गया, मिक्सोवायरस आपका मम्स हो गया। समझ में आया। वायरियोला वायरस आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो ये सारे क्या होते हैं आपके, अलग अलग क्या होते हैं, ये डिसीज को कॉज करने वाले होते हैं आपके। तो जो 100 डेज कफ होता है वो होता है पर्टुसिस डिसीज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिटिव सिक टेस्ट इंडिकेट इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया, सब्सिस्टिविटी टू डिप्थीरिया, हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया, इन्फेक्शन विद डिप्थीरिया। तो पॉजिटिव जो सिक टेस्ट किया जाता है तो किसके लिए करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव सिक टेस्ट करते हैं किसके लिए करते हैं हम, तो इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया को, कि ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की ससेप्टेबिलिटी को देखने के लिए क्या करते हैं हम, पॉजिटिव सिक टेस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक होता है सिक टेस्ट, सिक टेस्ट तो हम डिप्थीरिया के लिए करते हैं, सॉरी इम्यूनिटी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट किसको, किसके लिए होता है, ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया की ससेप्टेबिलिटी को देखने के लिए करते हैं। और इसमें हम कहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो आर्म में किया जाता है। ध्यान रखिए, कहाँ पे करते हैं हम, आर्म में करते हैं ये डिप्थीरिया का टेस्ट। यहाँ पे अगर सिकलिंग टेस्ट दे देता है तो सिकलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, विटामिन B12 की डिफिशियंसी को देखने के लिए क्या करते हैं, सिकलिंग टेस्ट। यहाँ पे दिया SHICKI सिकलिंग, सिकलिंग टेस्ट हमको देखना है। जो सिकलिंग टेस्ट करते हैं तो किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक रूप से आपको ध्यान रखना है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी और इंट्रेंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी में करते हैं। जो स्पेसिफिक रूप से जो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है उसकी अगर डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, सिकलिंग टेस्ट करते हैं। समझ में आया। तो ये पॉजिटिव सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, आपका ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीजल्स।
इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट एपिडेमियोलॉजिकल के लिए कौन सा है? मीजल्स के लिए। तो मीजल्स जिसे सभी को मालूम, मीजल्स किसके थ्रू फैलता है आपका? तो पैरामिक्सोवायरस से आपका मीजल्स डिसीज फैलता है, जो आरएनए ग्रुप का होता है। समझ में आया? जिसमें से कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था। इसमें पूछा जा रहा है कि इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? मीजल्स वायरस सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर 5 days, या तो कैरियर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंडरी अटैक रेट इज लेस देन दैट ऑफ रूबेला, या इंसिडेंस ऑफ मीजल इज मोर देन रूबेला। तो इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले तो देखना है आपको कि जो मीजल्स वायरस सर्वाइव करता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर 5 days, नहीं। आपका जो मीजल्स वायरस होता है, आपका मीजल्स वायरस किसमें 12 आवर्स के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद क्या होता है, मीजल्स वायरस का इफेक्ट देखने को मिलता है। जो रैसेस होते हैं 3 days में देखने को मिलते हैं। कॉप्लिक जो स्पोर्ट्स होता है, मैंने आपको बताया था कि अर्ली इन्फेक्शन मतलब 3 to 4 days में क्या होते हैं, कॉप्लिक स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये तो देखो ट्रू नहीं होगा एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो ए भी इसका करेक्ट नहीं होगा। कैरियर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो कैरियर्स क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो है ही, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रूप से क्या होता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये क्या होते हैं आपका ज़्यादा कैरियर का काम करते हैं। तो स्पेशली रूप से क्या होता है ड्रॉपलेट होते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन के लिए, कैरियर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई कैरी करने वाला नहीं होता है, इसमें से केवल वायरस होता है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फैलता है। इसके बाद इंसिडेंस ऑफ मीजल्स इज मोर देन रूबेला, तो ये भी बात रॉन्ग है। इंसिडेंस ऑफ मीजल्स जो होता है तो क्या रूबेला से ज़्यादा होता है? नहीं, मोर देन रूबेला, रूबेला से ज़्यादा नहीं होता है ये रूबेला से कम होता है इंसिडेंस इसका। तो इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि सेकेंडरी अटैक रेट इज लेस देन दैट ऑफ रूबेला। अगर किसी भी पर्सन को, और सभी को मालूम है जो आपका मीजल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रूबेला, और जो रूबेला होता है उसको हम जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं, ये सभी को मालूम है। ठीक है, मीजल्स का दूसरा नाम क्या होता है, रूबेला। तो सेकेंडरी अटैक रेट इज लेस देन दैट ऑफ रूबेला। जब सेकेंडरी अटैक आता है मीजल्स का तो किससे लेस देन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है किसके लेस देन होता है, रूबेला से लेस देन होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि रूबेला का अगर अटैक रेट 85% है तो मीजल्स का होगा केवल 80%। समझ में आया? तो मीजल्स का कितना होगा, 80% होगा, और 85% किसका होगा, रूबेला का होगा। ध्यान रखिएगा, समझ में आया? तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्या, सेकेंडरी अटैक रेट लेस देन दी रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वूपिंग ऑफ इन्फेक्टिविटी इज ड्यूरिंग। जो वूपिंग कफ जो डिसीज होती है उसकी इन्फेक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी, तो ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ इलनेस, या आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूप्स, या 10 days बिफोर, या 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूप्स, या मतलब जिस टाइम पे इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को इलनेस हो रहा है, क्या वो वाला ड्यूरेशन कहलाएगा वूपिंग कफ का इन्फेक्टिविटी रेट, या तो फिर ऑनसेट मतलब तुरंत ही अगर कोई उसके अफेक्ट में आता है तो उसके बाद क्या उसकी इन्फेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 10 days बिफोर एंड 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूपिंग कफ। इस दौरान क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी मतलब होता है संक्रमण, सबसे ज़्यादा संक्रमण का जो रेट देखने को मिलता है तो वो होता है 10 दिन के पहले या 10 दिन के बाद ऑनसेट ऑफ वूपिंग कफ के जो कॉन्टेक्ट में आता है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट सबसे ज़्यादा इस दौरान होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कैरियर ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड का जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, कैरियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑफ कैरियर ऑफ टाइफॉइड, तो टाइफॉइड के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ध्यान रखिएगा। तो केस के लिए अलग होता है, कैरियर के लिए अलग होता है, आपको ध्यान रखना है। तो कैरियर के लिए कौन सा होगा आपका, एम्पिसिलिन होगा इसका करेक्ट। जितने भी एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके कैरियर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, ये सारे कैरियर्स के लिए होते हैं। और वहीं पे जो आपका केस, अगर कैरियर और केस सभी को मालूम है, केस मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ द डिसीज, वहाँ पे डिसीज प्रेजेंट है। कैरियर मतलब होता है ले जाने वाला, डिसीज को पहुँचाने वाला। तो कैरियर अगर है वहाँ पे तो उसको कौन सा ड्रग अफेक्ट करेगा टाइफाइड के लिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस होगा उसका एम्पिसिलिन। और केस के लिए अगर होता है तो सिफ्ट्रिक्सोन हम देते हैं, सिफेलोस्पोरिन हम उसको देंगे। अगर यहाँ पे तो हम कैरियर के लिए देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर केस दे देता क्वेश्चन में तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होता है बी, क्लोरमफेनिकॉल, या तो फिर हम देंगे क्या, सिफ्ट्रिक्सोन जिसको हम बोलते हैं। समझ में आया? तो ये होता है आपका केस और कैरियर का अलग अलग होता है जो कि हम टाइफाइड डिसीज में देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्सन को अगर टाइफाइड फीवर होता है तो उसको हमको क्या करना है, आपको लास्ट 1 year तक हमको टेस्ट कराते रहना है। फॉलोअप टेस्ट कराने के लिए क्या करना है, पर्सन को देना है। समझ में आया? ठीक है,
तो इस तरह से 6 वीक तक हम क्या करते हैं, ये ड्रग्स एम्पिसिलिन का जो ड्रग्स होता है कैरियर के रूप में हम ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फॉर कैरियर इस टाइफाइड वाले डिसीज वाले पेशेंट्स को हम देते हैं, जिसमें से पी सूप वाटर होता है आपका, वाटरी स्टूल पास होता है टाइफाइड में, स्कारलेट फीवर भी हम किस में बोलते हैं आपका, स्कारलेट फीवर किस में होता है आपका, टेप लेडर फीवर भी किस में होता है, टाइफाइड फीवर में। ये सारे अलग अलग नाम होते हैं। जो साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड फीवर कॉज होता है आपका, जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। अब हम देखेंगे कीमो प्रोफ्लैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंजोकोकल। तो मेनिंजोकोकल जो डिसीज होती है उसमें से कौन सा ऐसा कीमो प्रोफ्लैक्सिस जो ट्रायल मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स ट्रायल की जाती है, कीमो प्रोफ्लैक्सिस मतलब होता है ट्रायल वैक्सीन, जो ट्राई की जाती है कि इसका अफेक्ट देखने के लिए क्या ये इस डिसीज में अफेक्ट करेगी कि नहीं। तो कीमो प्रोफ्लैक्सिस के रूप में जो चॉइस की गई थी मेनिंजोकोकल वाले डिसीज में, तो कौन सी ड्रग्स है, क्लोरोक्विन थी कि टेट्रासाइक्लिन थी कि रिफाम्पिसिन थी कि पेनिसिलिन थी। तो कौन सी ड्रग्स इसमें ट्राई की गई थी इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी ड्रग्स इसमें ट्राई की गई थी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन। मेनिंजोकोकल के उसमें क्या कौन सी ड्रग्स की गई थी, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन आपको सभी को मालूम है, देखिए क्यों, क्योंकि मेनिंजो डिसीज सभी को मालूम है कि ये ब्रेन में अफेक्ट करने वाला जो आपका कवरिंग लेयर जो होती है ब्रेन की, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। अब मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन क्या करता है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, आपका नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई बैक्टीरिया जो होता है वो किसके थ्रू फैलता है, आपका मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया हो गया। जो समझ में आया, जो ब्रेन के सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो एक ट्रायल ड्रग्स के रूप में काम की जाने वाली जो मतलब मेडिसिन है वो है रिफाम्पिसिन, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ टीबी की ड्रग्स होती है। रिफाम्पिसिन ड्रग्स क्या होती है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होती है टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है। ये समझ में आया। तो कीमो प्रोफ्लैक्सिस के लिए चॉइस की गई जो ड्रग्स होती है मेनिंजोकोकल वाले पेशेंट्स के लिए, तो कौन सी है, वो रिफाम्पिसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिक्रीज इन विच ऑफ द पैरामीटर इंडिकेट डिक्रीज ट्यूबरक्लोसिस प्रॉब्लम इन इंडिया। जो पैरामीटर मतलब होता है, पैरामीटर मतलब होगा कि किस प्रकार से हम पैरामीटर करेंगे, मतलब उसको कैसे हम पता लगाएंगे कि कितना उसका रेट फैला हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज रेट हमको देखना है, इंक्रीज तो देखना नहीं है। तो डिक्रीज इन द फॉलोइंग पैरामीटर इंडिकेट द डिक्रीज ट्यूबरक्लोसिस प्रॉब्लम, कितना ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रॉब्लम है, जो केस है, वो कितना कम हुआ है। डिक्रीज मतलब होता है कम होना। तो इंडिया के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन को समझिएगा, इंडिया के अंदर पूछा गया है कि जो डिसीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है वो कितना डिक्रीज हुई है इंडिया में, कितने परसेंटेज कम हुई है। तो इसको हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवलेंस ऑफ इन्फेक्शन, इंसिडेंस ऑफ डिसीज या प्रिवलेंस ऑफ डिसीज। तो आपको ध्यान रखना है इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और प्रिवलेंस मतलब होता है न्यू और ओल्ड केस दोनों। तो जब टीबी का हमको पता लगाना है तो न्यू और ओल्ड दोनों पता करेंगे, तो इससे तो हमको रेशियो पता नहीं चलेगा। हमको देखना है कि नए केस कहाँ आ रहे हैं, क्या केस बढ़ रहे हैं कि उतने ही हैं, दोबारा पुराने वाले ही केस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, या पुराने वाले केस के साथ में ही न्यू वाला सिम्टम सामने आ रहा है, शो अप हो रहा है। तो ये सारे रीजन हम किस में देखेंगे, इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन में। इसका पता लगाने के लिए कि टीबी जो डिसीज है कितना फैली, क्या उसका प्रिवलेंस रेट कम हुआ कि नहीं हुआ, इसके पहले कोई इन्फेक्शन अगर है तो उसके बाद डिसीज कब होगी। तो ये सारे इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम किस में करते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन्फेक्शन में करेंगे। हमको पता लगाना है कि क्या न्यू केस आए हुए हैं कि नहीं। न्यू केस, इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केस, और प्रिवलेंस रेट मतलब होता है न्यू और ओल्ड दोनों। प्रिवलेंस केस पता लगाएंगे तो प्रिवलेंस से तो हमको टीबी का पता ही नहीं चलेगा कि कितना उसका रेट डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमको पता लगाना है कि क्या अभी न्यू केस आए हैं कि नहीं है, उसका डिक्रीज रेट हमको देखना है। समझ में आया। तो ये हो गया डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंडिकेट द डिक्रीज ट्यूबरक्लोसिस प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, आज इतना ही। और आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आए होंगे तो आप लोग इसको कमेंट्स करके बताइएगा। अगर जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, या स्पेसिफिक रूप से आप कम्युनिटी वाले क्वेश्चन में या गायनिक के क्वेश्चन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम अगर होती है वो हमको कमेंट्स करके बताएंगे। हम सारे इसमें से क्वेश्चन आपको बताएंगे। और साइकेट्रिक डिसीज भी अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो हमको कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। चलिए धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ में हम अपने चैनल में आपको फिर से लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। जिन बच्चों को थ्योरी क्लास समझने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल का नाम है पूजा मिश्रा नर्सिंग क्लासेस एंड किड्स वीडियो। तो आप नर्सिंग क्लासेस जरूर वॉच करिए। इसमें से साइकेट्रिक सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरा हम आपको थ्योरेटिकल बेस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करना होगा, देखना होगा और लाइक एंड शेयर करना होगा। धन्यवाद।